बच्चे ने बताया कि ये वाले नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो मैंने जब चेक किया तो मैंने देखा, हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि जो रीनीट होने वाला था 1563 स्टूडेंट्स के लिए वो हो चुका है और उसका पेपर भी हमारे पास है। अब उसको देखते हुए बच्चे पूछ रहे थे कि भैया नीट 25 के लिए हम लोग इससे कौन कौन से कंक्लूजन्स लें ताकि हम लोग उसको अपने प्रिपरेशन में यूज़ कर पाए और आगे जो गलती हम लोग कर सकते थे अगर ये पेपर हम लोग देते तो वो हम लोग ना करें। दूसरा पॉइंट कि जो रीनीट अगर होता है सारे बच्चों के लिए, अगर रीनीट फिर से होता है तो उसके लिए भी हम लोग को कौन से पॉइंट्स इस पेपर से सीखने चाहिए ताकि हम लोग उसके लिए रीनीट के लिए भी अच्छे से तैयारी कर पाए। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि चाहे आपका एक्चुअल नीट 24 का पेपर हो या फिर ये पेपर हो, दोनों ही पेपर में जो एनसीईआरटी फिजिक्स की समरी और पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर वाले टेबल हैं वहाँ से क्वेश्चन आए। पिछले पेपर में तो सिर्फ एक एटम वाला क्वेश्चन देखने को मिला था आपको समरी से। इस पेपर में आपको पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर से ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, जो मैंने यहाँ पे रेड बॉक्स में मार्क किया हुआ है, ये क्वेश्चन आप पढ़ के देखना। इसके दोनों ही स्टेटमेंट्स आपको पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर में मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन जो आपको पॉइंट्स ऑफ समरी से देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर आपका 33। इसको भी मैंने रेड बॉक्स में मार्क किया हुआ है। इसमें पूछा था कि द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय, और इसमें आपको चूज करना था बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो एक ऑप्शन था प्रेशर, टेम्परेचर, टोटल हीट, वॉल्यूम एंड वर्क डन। तो आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है थर्मोडायनामिक सिस्टम का, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग को स्टेट वेरिएबल्स चाहिए होता है जो कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम होता है, ठीक है। वर्क डन और टोटल हीट जो है वो स्टेट वेरिएबल नहीं होता, और ये चीज़ अच्छे से समरी में लिखी हुई है, ठीक है। तो यहीं से इस क्वेश्चन को उठाया गया था। ऑल्सो इसके अलावा भी दो आपके और क्वेश्चन आए थे स्टेटमेंट और एआर वाले, जो कि एनसीईआरटी के थ्योरी से उठाए गए थे, और वो जो है दोनों ही क्वेश्चन इस बार थर्मल प्रॉपर्टी वाले चैप्टर से उठाया गया था। तो आपको इस बार क्या करना है कि जितने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें आपको एनसीईआरटी की थ्योरी करनी चाहिए, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। 11th और 12th की जो पार्ट 2 की एनसीईआरटी है उसकी एनसीईआरटी की थ्योरी तो आपको कर ही लेनी है, क्योंकि वहीं से ये लोग थ्योरी वाले अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो इन्हीं दोनों पार्ट से बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन उठाया था इन्होंने, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि वाटर को हम लोग कूलेंट की तरह ही क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर था हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वाटर का, हाईएस्ट होता है, इसलिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन था जिसमें इन्होंने एक एआर पूछा हुआ था कि ये वाला जो एआर दिख रहा है आपको 23 नंबर वाले में, तो इसका जो असर्शन रीजन है ये इन्होंने उठाया था थर्मल प्रॉपर्टीज के ही इस वाले पैराग्राफ से, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या क्या करना है, एनसीईआरटी की थ्योरी करनी है 11th और 12th की एनसीईआरटी की पार्ट 2 वाली बस, और समरी और पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर जो जितने भी टेबल्स है वो सारी के सारे चैप्टर्स की करनी है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रीनीट का सोच रहे हो कि अगर रीनीट सबके लिए होता है तो हमें प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, तो एक पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ वो ये है कि इस पेपर में एक्चुअल नीट 24 के पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, मतलब कि जो टॉपिक से वहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया था वो सेम टॉपिक से यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आगे रीनीट होता है तो चांसेस हैं कि फिर से उन टॉपिक्स को रिपीट किया जाए। तो अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो मैंने जितने भी यहाँ पे ब्लू सर्कल्स में मार्क किए हुए हैं वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, पिछले पेपर में भी टेंशन वाला क्वेश्चन आया था कि अगर हम लोग ओमेगा इंक्रीज कर देते हैं तो टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस बार इन्होंने नया स्पीड पूछा हुआ है, तो सेम टॉपिक से क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल वाला क्वेश्चन था ये भी पूछा गया था, उस बार मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में था, इस बार यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया इन्होंने। इसके अलावा आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन है वो भी वहाँ पे पूछा था, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो पूछ लिया था। यहाँ इस बार इन्होंने वोल्टेज और करंट का रिलेशन वाला फॉर्मूला पूछ लिया, लेकिन टॉपिक सेम है। फिर ये वाला भी इन्होंने रिपीट किया है, उस बार उन्होंने सोलर सेल का पूछ लिया था कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेम टॉपिक से इन्होंने इस बार इस क्वेश्चन को फिर फ्रेम किया। ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। फिर आगे और सारे जितने भी मैंने ब्लू सर्कल्स में मार्क किया वो सारे क्वेश्चंस आपको जो है रिपीटेड देखने को मिलेंगे। ये मैं जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मैंने इसमें सारे मार्किंग्स कर दी, उसको एक बार देख लेना। इसके अलावा अगर मैं आपको आगे दिखाता हूँ तो इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनमें से मोस्टली क्वेश्चन सेक्शन बी में थे। अब कुछ बच्चों के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कट ऑफ नीचे करना चाहते हो तो आप चाहते हो कि ये जितने अच्छे क्वेश्चन है वो सेक्शन ए में आए, ठीक है। तो सेक्शन बी में होने के कारण बच्चों के पास चॉइसेस थी, उन्होंने छोड़ दिया वो क्वेश्चन, और अगर आप उसमें फंस जाते तो ये पेपर आपके लिए लेंदी हो जाता। तो जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने रेड सर्कल में यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, और फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं उसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं, ताकि अगर आप रीनीट की भी प्रिपरेशन करते हो या फिर नीट 25 की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों ही केसेस में ये जो टॉपिक वाइज एनालिसिस है ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि कितने क्वेश्चन आए थे, तो एक्चुअल पेपर में अगर आप देखोगे मैकेनिक्स से 15 क्वेश्चन आया था जो एक्चुअल नीट 24 का पेपर हुआ था, लेकिन इस बार जो रीनीट हुआ 1563 स्टूडेंट्स के लिए उसमें 13 क्वेश्चन मैकेनिक्स से पूछे, फिर भी अच्छा अमाउंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर आप देखोगे तो 17 क्वेश्चन थे एक्चुअल पेपर में, और इस पेपर में 19 क्वेश्चन थे। मॉडर्न फिजिक्स से 9 क्वेश्चन और इसमें भी 9 क्वेश्चन थे।
ठीक है, तो ये जो 3 यूनिट आपको देखने को मिल रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस भी आपको इसी में करनी है और सबसे ज़्यादा रिविजन भी आपको इसी में करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और सबसे अच्छे क्वेश्चन भी इन्हीं टॉपिक से वो पूछ रहे हैं। ठीक है, बाकी ऑप्टिक्स, हीट और एसएचएम वेव्स का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका वेटेज रिलेटिवली कम है आपका। ऑप्टिक्स में फिर भी आप कह सकते हो 2 ही चैप्टर है तो ये ठीक है, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है ऑप्टिक्स में। तो इन 3 टॉपिक्स पे तो आपको सबसे ज़्यादा कमांड रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो बच्चे पूछ रहे थे कि भैया बताओ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे। तो पिछले पेपर में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों ही सेक्शन बी में थे। लेकिन इस पेपर में आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से 2 तो सेक्शन बी में था, लेकिन 1 सेक्शन ए में पूछा गया था। तो मतलब जहां पे आपके पास पिछले बार ऑप्शन था कि आप छोड़ सकते थे, इस बार आप छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जो क्वेश्चन 1 आया हुआ था वो सेक्शन ए में भी आया हुआ था। इसको मैंने ब्लू बॉक्स से यहाँ पे दिखा दिया है। अगर आपको मैं दिखाता हूँ केमिस्ट्री सेक्शन में जाके, तो ये जो आपको दिख रहा है ये सेक्शन ए में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको करना ही पड़ता है या तो आपको छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। अगर आप नीट 25 की तैयारी कर रहे हो तो साइड बाय साइड आप एक टाइम रख लो कि मैं संडे को पढ़ूंगा, या कभी भी एक टाइम रख लो कि मैं 2 घंटे 1 घंटे पढ़ते जाऊँगा साइड बाय साइड, क्योंकि क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कैसा आया हुआ था, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपका कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आया था। और अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ज़्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस आए थे एज कम्पेयर टू रिएक्शंस। मतलब कि अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो रिएक्शंस आपके 5 आए थे, और उसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी डायरेक्ट रिएक्शंस नहीं आई थी कि मतलब ये लो एक चैप्टर का रिएक्शन उठा के दे दिया। आपको 2-3 चैप्टर के रिएक्शंस कंबाइन करके फिर वहाँ पे क्वेश्चंस बनाया गया था, मतलब सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस थे। मतलब अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि, तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है बहुत सारे रिएजेंट्स यूज़ किए हुए हैं आपका फाइनल प्रोडक्ट बनवाने के लिए। उसके बाद नीचे जाओगे तो और आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो ये तो डायरेक्ट है, जैसे ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिएक्शन के पूछे थे। तो 5 अगर क्वेश्चन आया था रिएक्शन का, उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही थे जिसमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन था। बाकी जो 9 क्वेश्चन थे वो थियोरेटिकल थे, जिसमें से एक आईपीएससी का क्वेश्चन था और एक न्यूमेरिकल था। जो न्यूमेरिकल था वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पूछा गया था, जिसमें कार्बन का परसेंटेज आपको निकालना था ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना है। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया था ह्यूरिस्टिक सीरीज में। बाकी 7 थियोरेटिकल क्वेश्चन आए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन इन्होंने ऐसा फ्रेम किया था जो कि आपको लगेगा कि ये न्यूमेरिकल है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करने जाओगे तो वो थ्योरी से ही सॉल्व हो रहा था एनसीईआरटी के। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो नीचे जाओगे सेक्शन बी में था वो क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आपको देखने को जो दिख रहा है 94 और 95 दोनों ही आपको देखने को लगेगा पहले नज़र में कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें रिएक्शन यूज़ हुआ है। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो एक्चुअली में एनसीईआरटी की थ्योरी में बताया गया था कि यहाँ पे कौन सा हेलोजन आप यूज़ नहीं करते हो। तो वहाँ पे बोला था कि फ्लोरीन आप यूज़ नहीं करते हो क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वही यहाँ पे पूछा हुआ था। वहाँ पे ये भी बोला था कि आयोडीन भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो रिवर्स होकर वापस से I2 बना देता है, तो इसलिए उसको यूज़ नहीं करते हो। लेकिन इसमें पूछा था कि रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग कौन से हेलोजन को यूज़ नहीं करते, तो इसलिए इसका आंसर फ्लोरीन हो जाता है, और ये मैंने बताया था ह्यूरिस्टिक सीरीज में। सिमिलरली 95 वाला क्वेश्चन जो है वो हाइड्रोकार्बन से पूछा था, जहाँ पे एल्केन्स में बताया गया था कि एल्केन जनरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर ये 3 डिग्री एल्केन है तो उस केस में ऑक्सीडेशन दिखा देता है, इसलिए इसका आंसर आपका सेकंड हो जाता है, तभी वो 3 डिग्री एल्केन यहाँ पे बनेगा। तो अच्छी बात यह है कि पेपर इन्होंने ट्राई किया है कि अच्छे थ्योरी वाले पॉइंट्स उठाए एनसीईआरटी से, लेकिन सारे के सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी से ही हैं और मैंने सारे पॉइंट्स ह्यूरिस्टिक में कवर किया। तो एक बार जब भी अब आप अगर रीनीट की प्रिपरेशन करो तो अगर उसको देख लेते हो तो आपका सब वापस से रिकॉल हो जाएगा ऑर्गेनिक का। एक और चीज़ कि इनऑर्गेनिक में पूछ रहे थे बच्चे कि भैया बताओ जो कंपाउंड्स है, जो रिएक्शंस है, क्या वहाँ से क्वेश्चन आए थे इनऑर्गेनिक के। तो एक क्वेश्चन मेरे को PCl5 का दिखा, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ वो क्वेश्चन PCl5 वाला, तो स्टार्टिंग में ही था वो क्वेश्चन PCl5 ये देखो, ये जो 63 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ये PCl5 का क्वेश्चन है जो कि कंपाउंड हो गया, जो कि आपको पी ब्लॉक में दिया हुआ है। लेकिन ये टीचर्स जनरली केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा देते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, तो ये कंपाउंड है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन कंपाउंड है जिसको टीचर्स पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। तो इसको अगर आप नहीं भी करते तो आपको किसी ने पढ़ाई दिया होता है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी करते तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। बाकी अभी भी मैं ये बोलूँगा कि कंपाउंड्स और रिएक्शंस करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जितना सिलेबस में आपका वो करके जाओ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर कंपाउंड छोड़ रहे हो, ठीक है, आप पूरी एनसीईआरटी नहीं कर रहे हो, जितना सिलेबस में उतना ही कर रहे हो, तो एटलीस्ट पूरे एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि जैसे ही PCl5 वाला क्वेश्चन है, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका इंटेक्स में भी दिया हुआ है। तो जितना भी कंपाउंड आपका हटा है, लेकिन उसका अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इंटेक्स में उससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इंटेक्स कर लोगे तो सारे कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होंगे, और ज़्यादा इंटेक्स क्वेश्चन है नहीं, तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। तो आप अगर कभी एक का क्वेश्चन आ जाता है कंपाउंड के ऊपर तो उसको कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी के ऊपर। तो बायोलॉजी 100% एनसीईआरटी बेस्ड आई थी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको कॉकरोच का देखने को मिला था जो कि सिलेबस में है ऑब्वियसली, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, नए वाले एनसीईआरटी में, तो इसको आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। ऑल्सो कोई भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के फैमिली जो नए प्लांट फैमिलीज ऐड हुए थे उससे नहीं मिला, जो कि आपके पिछले नीट 24 के पेपर में भी नहीं था। तो मतलब अभी तक इन्होंने प्लांट फैमिली से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जो इन्होंने नया ऐड किया था। तो इसको अगर आपको पढ़ना भी हो तो एंड में पढ़ना, अभी से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं।
कुछ बच्चे इस डाउट में थे कि भैया आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आए थे इस बार, ठीक है, 2 आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने जब उसको चेक किया, जब उन्होंने बच्चे ने बताया कि ये वाले नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो मैंने जब चेक किया तो मैंने देखा कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी दिख रहे हैं लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी है नहीं। मतलब कि अगर आप ध्यान से देखने जाओगे तो यहाँ पे पूछा था कि इनमें से बताओ किसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको पता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कौन कौन से फाइलम में प्रेजेंट होता है, तो उसी से आपको सॉल्व करना था। लेकिन जैसे ही आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सुनते हो तो आपके दिमाग में ये आता है कि एनेलिडा में तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो अगर मैं एनेलिडा वाले इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करूँ तो मेरे को दिखता है कि पहले ऑप्शन में निरेज है जो कि आपका एनेलिडा में आता है। सेकंड ऑप्शन में आपका हिरुडिनेरिया है, ये भी आपका एनेलिडा में आता है। थर्ड में चलो मेरे को कोई नहीं दिख रहा है एनेलिडा का। और फोर्थ अगर मैं देखता हूँ तो इसमें मुझे फेरेटिमा देखने को मिलता है, ये भी आपका एनेलिडा है। तो मतलब कि पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें एक एक ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाता है। तो आंसर मेरा थर्ड ही होना था। बाकी और कंफर्मेशन में कैसे कर सकता था कि एनोफिल्स आपका जो है आर्थ्रोपोडा में आएगा, इंसेक्ट है। लिमुलस जो है किंग क्रैब आपका ये भी आर्थ्रोपोडा में आता है। लाइमेक्स मुझे नहीं पता था और इसी को देख के बच्चे कहते हैं कि भैया ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो लाइमेक्स मुझे नहीं पता था, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं सही आंसर तक नहीं पहुंच सकता था, ठीक है। तो पेलेमोन और लाइमेक्स ना जानने के कारण अगर आप इसको छोड़ के आओगे तो आपका 4 मार्क्स का नुकसान है। तो ये नहीं करना है आपको। जब भी कोई क्वेश्चन दिखे, अगर आपको मान लो आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई ऑप्शन दिख भी रहा है तो ये नहीं सोचना है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ट्राई करो बेस्ट ऑप्शन तक पहुंचने का अपने एनसीईआरटी के नॉलेज से। अगर पहुंच गए तो बेस्ट ऑप्शन को चूज कर दो, आगे चले जाओगे, वो तुम्हारा सही होगा। लेकिन नहीं समझ आ रहा है तब उसको स्किप करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी के नॉलेज से हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि बच्चों को तीनों के तीनों ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी। एक ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है कि वो आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो जब भी मैच द फॉलोइंग करो, सबसे पहला रूल यही होता है मैच द फॉलोइंग का कि सबसे पहले उस ऑप्शन को ढूंढो जो आपको देखते ही पता है। जैसे अगर मैं इसको करने जाता है अटेम्प्ट करने तो मैं देखता कि अच्छा ये सब नहीं पता है, मुझे दिख रहा है वेस्टिजियल ऑर्गन, और वेस्टिजियल ऑर्गन सुनती ही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आपके दिमाग में आता है। तो मैं सबसे पहले देखता कि सी का 2 कहाँ पे है। तो सी का 2 मेरे को इसमें नहीं दिखा, इसमें नहीं दिखा, इसमें दिखा, पहले ऑप्शन में दिखा। तो मेरे हिसाब से तो सीधे हो गया कि पहला ऑप्शन सही है क्योंकि बाकी 3 में तो सी का 2 है ही नहीं, ठीक है। हमेशा बेस्ट ऑप्शन चूज करो और आंसर टिक करो एनसीईआरटी के नॉलेज के हिसाब से, तब आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि एक दो ऑप्शन अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी दिख रहा है तो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया, ठीक है। ये गलती नहीं करनी और ये सोच के कि अब मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ूंगा क्योंकि कुछ ऑप्शंस आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इससे ज़्यादा गधों वाला काम कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मत करना। तो अब बात करते हैं हम लोग कंक्लूजन के ऊपर कि कंक्लूजन क्या है। तो पहला कंक्लूजन ये है कि जो डिफिकल्टी लेवल की अगर आप बात करोगे तो नीट 24 का जो एक्चुअल पेपर हुआ था उसके सेम ही ये डिफिकल्टी लेवल है, उससे सेम ही है। मतलब कि कोई डिफिकल्टी लेवल में कोई भी चेंज नहीं है। हल्का सा ये लेंदी लग सकता है उन बच्चों को जो कि स्टार्टिंग में जो अच्छे क्वेश्चन हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, वहाँ अगर वो ट्रैप हो जाते हैं और सोच नहीं पाते कि ये थ्योरी वाला पॉइंट को कैसे यूज़ करें हम लोग, या उनको पॉइंट याद नहीं आ रहा, वो वहीं पर फंसे हुए हैं, तो उनके लिए लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर उसको कोई सही से अटेम्प्ट करके आगे चला जाता है तो उसके लिए लेंदी इसको नहीं लगेगा। अगर लेंदी लगता है अब ये तो 5-10 मिनट्स का फर्क वाला पेपर ये था। बाकी डिफिकल्टी लेवल सेम था, ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड पेपर बना दिया, इजी टू मॉडरेट ही पेपर था ये। ऐसा क्यों किया गया इसका भी रीज़न है। इस बार जो पेपर हुआ था वो ये नहीं हुआ था कि पेपर लीक हो गया इसलिए वापस से रीनीट करवा दें सबके लिए। इसमें 1563 बच्चों का वापस से रीनीट हुआ था और उनको फिर से उसी रिजल्ट में आपको मिलाना था जो कि आपका आया हुआ है। तो अगर उनके लिए अलग से डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के पेपर लेते तो फिर उस रिजल्ट में कैसे मिलाते हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने लेवल सेम रखने की कोशिश की है। तो इससे कोई भी आपको कंक्लूजन नहीं निकालना है कि अगर रीनीट वापस से होता है सबके लिए तो वो भी ईजी आएगा जैसा कि आया था। अगर रीनीट होगा तो इसका श्योरिटी है कि वो पेपर हल्का सा टफ बनाएंगे ही, क्योंकि उस केस में वो वापस से रीनीट ले रहे होंगे सारे बच्चों के लिए और उनके ऊपर भी प्रेशर होगा कि कट ऑफ नीचे है। तो होप कि मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अगर आपको ऐसा ही कोई और वीडियो चाहिए कि रीनीट के रिगार्डिंग कि भैया उसकी तैयारी कैसे करें तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा उसके लिए, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।